Hello students, today we are going to discuss one practical question from cash flow statement. Clear? See the question first. In cash flow statement, here balance sheet is given. In balance sheet, very first, shareholder funds are given, and in shareholder fund, share capital as well as profit and loss account is given. After that, non-current liabilities, debentures are given. After that, current liabilities are given. It's okay. After that, assets we can see non-current assets are given. Two non-current assets are given. One is land, second one is intangible asset, goodwill. After that, current assets are given. This is all about the balance sheet. Okay. Now in adjustment, what the question is saying, very first adjustment, dividend amounting to rupees 3500 was paid during 2014-15. डिविडेंड पेड, बेसिकली हम डिविडेंड किसको पे करते हैं? शेयर होल्डर्स को, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? और आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बेसिकली तीन एक्टिविटी पे फोकस करते हैं। नंबर वन इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर टू इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर थ्री इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। In operating activity, basically we concentrate on PL account items and balance sheet items of current assets and current liabilities. For investing activity, we focus on long-term assets in balance sheet. And for financing activity, we focus on long-term capital या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो शेयर होल्डर से जो कैपिटल आप लेते हो, शेयर कैपिटल, दिस बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो डिविडेंड भी आप किनको दोगे? शेयर होल्डर्स को दोगे। तो डिविडेंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डिविडेंड इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर ये एडजस्टमेंट में है तो आपको इसको दो बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Very first, when you will pay dividend, it will decrease your profit and loss account. Clear? And secondly, it is a outflow item, cash outflow, because पे कर रहे हो तो कैश कम हो जाएगा आपका। तो इसका सेकेंड इम्पैक्ट आप कहाँ पे डालेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। और what is the second adjustment? Land was purchased for rupees 10,000. Here you can see in the balance sheet लैंड के रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन है। प्रीवियस ईयर ये कितने की थी? 10,000। और करंट ईयर ये कितने की हो गई? 30,000। जो इसमें नेट चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 10,000 का। और जो एडजस्टमेंट में फिगर है वो भी 10,000 की है। दैट मीन्स ये सिंपली कैश आउटफ्लो की फिगर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए हमें अलग से कोई लैंड का अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है वही डिफरेंस एडजस्टमेंट में कोट हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट, डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 6,000 वर पेड। डिबेंचर्स होल्डर्स को आपने 6,000 रुपये वापस करे हैं। तो सी द डिबेंचर्स इन लाइबिलिटी साइड। डिबेंचर्स की फिगर यहाँ पे कितनी है? 12,000 इन प्रीवियस ईयर। इन करंट ईयर डिबेंचर्स आर ओनली 6,000। तो यहाँ भी जो डिबेंचर्स का डिफरेंस आ रहा है वो एडजस्टमेंट की फिगर से टैली कर रहा है, यानी इसमें भी आपको कोई फर्दर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ we will see the solution, but very first we will calculate operating activity, then financing, and after that investing activity. See the solution. Cash flow statement for the year ended 31st March 2015. ठीक है? और हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 ईयर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सीधा नेट प्रॉफिट 10,560 करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 10,040। ठीक है, पिछले साल हमारा प्रॉफिट 10,040 था और इस साल हमारा प्रॉफिट 10,560 हो गया। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया? अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, डिफरेंस इज कमिंग 520। सो ओके, इसमें हम लोग, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते थे नेट प्रॉफिट में, या कोई रिजर्व होता था उसको यहाँ पे एडजस्ट करते थे। बट इस क्वेश्चन में ना तो कोई रिजर्व के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई टैक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो नेट प्रॉफिट में हमने सिंपली क्या किया? 2 ईयर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, नथिंग एल्स। ओके, आफ्टर दैट एडजस्टमेंट,
यू रिमेंबर द एडजस्टमेंट में हम लोगों ने क्या बोला था कि हम यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। क्लियर? तो वेरी फर्स्ट सी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन द क्वेश्चन यू कैन सी रिजर्व इज गिवन और डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है 100। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट्स वाई वी हैव एडेड इन दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आफ्टर दैट डिविडेंड पेड, जैसे भी पहले मैंने आपको बताया था डिविडेंड पेड के हम 2 एडजस्टमेंट करेंगे। एक बार तो हम इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है 3500। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, डिविडेंड हम लोग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो यू कैन सी हेयर कि इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी here we have recorded dividend paid also and it is cash outflow minus 3500. Clear students? After that next item is goodwill written off. Goodwill written off is also your non operating expenses, that's why we have added here 5000. क्लियर? ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था कि हमने गुडविल को कितना राइट ऑफ किया ईयरली 5000, और गुडविल का जो डिफरेंस आ रहा था बैलेंस शीट में वो भी 5000 ही था। तो कोई फर्दर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डिफरेंस अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। क्लियर? अब जब आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल दिए, इसमें ऐड बैक कर लिए और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो ये जो फिगर आ रही है 8600, ये आपकी कौन सी फिगर आ गई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। और जब हमने इसको 520 में ऐड बैक किया तो ये जो फिगर मिल रही है 9120, दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने पीएल अकाउंट के आइटम्स का तो इम्पैक्ट ले लिया है, लेकिन अभी वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के इम्पैक्ट लेने बाकी हैं। तो फोकस ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। सी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स से मतलब करंट एसेट से है, तो अभी कितना था करंट ईयर में 17,700 एंड इट इज़ 14,900 प्रीवियस ईयर। तो डिफरेंस इन ट्रेड रिसीवेबल्स आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कैश आउटफ्लो, तो आपने क्या कर दिया 2800 को माइनस में कर दिया। प्रीवियस ईयर ट्रेड रिसीवेबल 14,900 के थे, करंट ईयर में कितने के हो गए 17,700 के। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स विल ऑलवेज एज अ कैश आउटफ्लो। क्लियर ये चीज़? नेक्स्ट देखिए डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज में आपका क्या था कि पहले आपका 49,200 था, अभी कितना हो गया 42,700। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब कैश इनफ्लो, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सी तो कैश इनफ्लो मीन्स डिफरेंस आपने डाल दिया 6,500। तो फॉर्मूला क्या बनता दिख रहा है कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स वी हैव टू एडेड इट इज़ कैश इनफ्लो, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स दिस इज कैश आउटफ्लो, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आइटम इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। हमारा देखिए प्रीवियस ईयर ट्रेड पेबल कितना था 10,360 का, और अभी ट्रेड पेबल कितना हो गया 11,840, यानी कि करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी विल ऑल्सो योर कैश इनफ्लो। क्लियर? तो क्या फॉर्मूला बन के निकल के आ रहा है आपके पास, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी विल बी एडेड, इट्स अ कैश इनफ्लो, एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी विल बी योर कैश आउटफ्लो। तो आपने अब क्या किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, पीएल के एडजस्टमेंट्स कर लिए और बैलेंस शीट के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के एडजस्टमेंट करे, तो रिजल्ट आ रहा था 5180। और जब इन सबको आपने ऐड किया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कमिंग 14,300। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट वी आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स में या फिक्स एसेट्स में सिर्फ एक ही एसेट है लैंड, और लैंड में जो चेंजेस हो रहे थे क्या हो रहे थे, हम लैंड परचेज कर रहे थे, लैंड की वैल्यू तो बढ़ रही है और कैश फ्लो में हमें लैंड बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये फोकस नहीं करना है। हमें क्या फोकस करना है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कैश के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, वेदर कैश इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस और कैश इज़ गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो जब आप लैंड परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश बिजनेस से बाहर जाएगा। कितने से लैंड परचेज बढ़ रही है आपकी 10,000 से, यानी आपने कितने की लैंड परचेज की ड्यूरिंग द ईयर 10,000। तो व्हाट इज़ योर कैश आउटफ्लो 10,000। This is all about your investing activity, and final result you are putting in outer column 10,000 here as a negative balance। और नेगेटिव बैलेंस को शो करने का तरीका क्या है कि जितने भी नेगेटिव बैलेंसेज होंगे उन सबको आपको ब्रैकेट में शो करना है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ लास्ट एक्टिविटी इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें कहाँ पे फोकस करना है, ओनली ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सी वेरी फर्स्ट इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हम इशू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है,
तो कितने से इंक्रीज हो रही है, 4000 से, तो व्हाट डज इट मीन कि इतना पैसा कंपनी के पास आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर की वैल्यू सीधा बैलेंस शीट कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 6000। रिडम्पशन से मतलब होता है कि रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, आपने डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करा, 6000 का, तो कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा, 6000। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस फिगर इन ब्रैकेट। एंड लास्ट आइटम डिविडेंड पेड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डिविडेंड पेड कितना था आपका, 3500, और ये पीएल में भी जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले पार्ट में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आएगा 3500। तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 5500। क्लियर। तो अब आपके पास 3 एक्टिविटी से पैसा आ गया। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, 9120। नंबर 2 फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, 14300। और लास्ट एक्टिविटी फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है, 15500। अब जब आप इन सबको ऐड बैक करोगे तो नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कितना आएगा, 1200। और ये क्या आ रहा है, माइनस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट डिक्रीज इन कैश। यानी पूरे साल में बिजनेस से हमारा 1200 का कैश आउटफ्लो हुआ आफ्टर एडिंग ऑल द 3 एक्टिविटीज़। फिर मैंने क्या बताया था कि इस एक्टिविटी में जब तीनों एक्टिविटी को आप ऐड कर लोगे तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड इट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि ओपनिंग कैश बैलेंस इसमें हम ऐड करेंगे। तो सी द ओपनिंग कैश बैलेंस, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इन बैलेंस शीट 9000। ओपनिंग कैश 9000 था, पूरे साल में 1200 रुपये खर्च हो गए, तो व्हाट शुड बी द क्लोजिंग कैश, 7800। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर। तो दिस इज आवर क्लोजिंग कैश। और कैश फ्लो को जज करने का तरीका क्या है कि जो भी आपके क्लोजिंग कैश और ओपनिंग कैश क्वेश्चन में गिवन होंगे, और क्लोजिंग कैश ही आपका आंसर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।